गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सी इरफान आपके साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। चलो ठीक है, ये थियरी है। जैसा मैंने आपके पिछले वीडियोस में अकाउंट शेयर किया है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड आपका रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन थियरी सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट थियरी मतलब उनको ऐसा लगता है कि बस एग्जाम टाइम में निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपकी गलतफहमी है। देखा जाए थियरी का अप्रोच क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक लॉजिक बता दूं कि आपका सब्जेक्ट डिवाइड कैसे हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा कुछ राइटिंग कर देता हूँ यहाँ पे। आप कभी भी देखोगे तो आपके सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे। एक आपका थियरी सब्जेक्ट होगा, दूसरा आपका प्रैक्टिकल। कहीं पे भी आप जाओगे आपको थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट दिया जाएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सिर्फ कंसेप्ट के हिसाब से होता है कि फिजिकल आप काम करने जाओगे तो आप कैसे क्रैक करोगे। एग्जांपल के फॉर्म में आपका अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स। लेकिन थियरी याद रखना सिर्फ मेमोरी डेवलप करने के लिए, सिर्फ मेमोरी। आपको बता दूं कि सीए के एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स फेल होता है ना तो थियरी में। उसने कभी मेहनत नहीं किया है कि थियरी को कैसे डेवलप करना है या थियरी को कैसे कोट करना है एग्जाम में, थियरी को कैसे मेमोराइज करना है। और ये थियरी सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। अगर ये थियरी सब्जेक्ट नहीं होता आपके सिलेबस में तो शायद आप घर वाले का नाम भी भूल जाते हैं। आपकी मेमोरी धीरे धीरे इतना वीक हो जाती है कि आप घर वाले का नाम भी याद नहीं रखते। अभी भी आपको बता दूं कि हार्डली 10-12 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अपने घर का फोन नंबर याद होता है। अदरवाइज आपकी मेमोरी तो इतनी वीक हो गई है कि किसी का फोन नंबर भी आपको याद नहीं। आपको आदत होगी कि मोबाइल में जाके व्यू कर लोगे। तो ये आपकी मेमोरी की हालत है। याद रखना, अगर आपने अपनी मेमोरी को डेवलप नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कुछ याद ही नहीं है। इसके लिए हर जगह पे आपने स्कूलिंग भी किया होगा 9th-10th, वहां पे भी आपको थियरी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करें। और ये थियरी आप जब कहीं काम करने जाओगे तो याद रखना बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर सपोज आप किसी फाइल में काम कर रहे हो तो आपको फाइल की पूरी डेटा याद रखनी पड़ेगी। बार बार जाके आप फाइल नहीं खोलोगे। हमारे सीए के फाइनल एग्जाम में 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है, 4 सब्जेक्ट थियरी होती है। अगर मैं 200 क्लाइंट से डील करता हूँ ना तो मुझे 200 क्लाइंट के बारे में रफ आइडिया होनी चाहिए। उसका नाम, उसका टैक्स, कितना फाइनेंशियल ईयर है, ये मुझे याद रहना चाहिए। ऐसा ना कि कोई क्लाइंट फोन मारे और मैं भूल ही गया कि मैंने इसका काम किया है। तो आपको थियरी यानी कि मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी। इसमें कुछ लोगों की एक्सपर्टीज है। हमारे क्लास में भी एक बार सुरेश शर्मा करके आया था, उसकी एक्सपर्टीज खतरनाक थी। उसका कोका कोला में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे क्लास में जब आया था तो 5 मिनट में उसने 50 पॉइंट याद करके दिया था। 5 मिनट में नए 50 पॉइंट। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया कि क्या मेमोरी डेवलप किया है। उसने 7 या 8 साल मेहनत करने के बाद ये मेमोरी डेवलप किया है और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चलो, हर कोई तो सुरेश शर्मा नहीं हो सकता। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप 5 मिनट में 50 पॉइंट याद करो, लेकिन हाँ, आप 15 मिनट में 10 पॉइंट याद कर लेना। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको 15 मिनट में 10 पॉइंट याद करा के दे दूंगा। थियरी की एक लॉजिक होती है। सुरेश शर्मा ने भी बताया था कि मैंने थियरी कैसे बिल्ड किया है, इसको कैसे स्टोर किया जाता है। आपके दिमाग में अलग अलग लेयर्स है, वो लेयर्स में कैसे आप पॉइंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो तो मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि थियरी पे फोकस करो, बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, सीए, सीएमए, सीएस, तो थियरी का फंडामेंटल आपको आना चाहिए कि कैसे स्टोर करना है थियरी। थियरी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश सबको समझ में आती है। आप कोई भी नोट्स या कोई भी बुक पढ़ोगे इंग्लिश समझ में आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है ना कि एग्जाम टाइम में आप रिकैप नहीं कर पाते, वही तो सबसे बड़ी इश्यू है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा एक दोस्त है, मेरा कलीग सीए फाइनल में, हम दोनों जन साथ में थे 2008। वो हमेशा ना बिजनेस लॉ पढ़ता था, थियरी। आर्टिकलशिप भी करने जाता था, काम करने जाता तो भी ट्रेन में अपनी बुक लेके जाता था। लॉ उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, बहुत पढ़ता था, क्योंकि उसको आईपीसीसी में एग्जाम्पशन था, 60 प्लस था। तो उसने सोचा फाइनल में भी 60 प्लस होगा। एंड फाइनल का लॉ का सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैं लॉ कम पढ़ रहा था, उसने बहुत ज्यादा पढ़ा, उसका फेवरेट सब्जेक्ट। जब एग्जाम आया ना तो पहला पेपर तो दे दिया। जब लॉ का पेपर आया ना तो आधे घंटे के अंदर एग्जाम हॉल से निकल गया। एंड एग्जाम होने के बाद उसने मुझे फोन मारा। मैं बोला, पेपर कैसा गया? तेरा तो लॉ सॉलिड गया रहेगा। बोलता नहीं यार, मैं पूरा पेपर छोड़ के आ गया, ब्लैकआउट हो गया। मैंने बोला ब्लैकआउट हो गया? बोलता यार, जो पढ़ा था ना वो क्लिक ही नहीं हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पढ़ा है। मैं रिवीजन ही नहीं कर पाया इन मोमेंट पे।
उसको लॉ में 100 में से सिर्फ 7 मार्क्स है। सोचो जिसको एग्जामिशन था उसको लॉ में 100 में से सिर्फ 7 मार्क्स मिले। तो आपका एग्जाम में ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा थियरी को फोकस करना, अपनी मेमोरी को डेवलप करना। अगर आप एडवांस में आगे बढ़ना चाहते यानी प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है, आपको इसमें प्रैक्टिस करना मैं मना नहीं करता कि बीके प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके साथ हर डे पे अपनी मेमोरी को चैलेंज करो कि मुझे 10-20 पॉइंट या 50 पॉइंट याद है क्या नहीं। तो लगेगा कि आपका 1 रुपया दिमाग में बैलेंस है। अगर 10 में से 5 ही पॉइंट क्लिक हो तो समझ लेना कि आपका 8 आना गिर गया है, और 10 में से कुछ भी क्लिक ना हो तो सोच लेना कुंभकर्ण की कैटेगरी में आ गए हो कि आप बहुत ज्यादा सो रहे हो, आपकी मेमोरी गई, कुछ बचा ही नहीं आपके दिमाग में। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को दिमाग में याद ही नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसा एग्जाम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सब्जेक्ट। और नॉर्मली मैं 11 में ओसी नहीं पढ़ाता, मैं डायरेक्टली 12 से स्टार्ट करता हूँ। 12 में मैं ओसी स्टार्ट करता हूँ तो मैं सिर्फ बोर्ड पे आके ना नाम लिखता हूँ सब्जेक्ट का। एग्जाम्पल मैंने लिखा ओसीएम, और मैं 12th के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स ये ओसीएम है क्या। आपने एक साल पढ़ लिया, मैं तो पहली बार आपको पढ़ाने आ रहा हूँ 12th में, ये ओसीएम क्या है। तो इनोसेंटली बच्चा मुझे बोलता सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं उन लोग को बोलता हूँ कार्टून लोग, मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा है और मैं अलीबाग से नहीं आया कि मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैंने इसकी मीनिंग पूछा है कि व्हाट इज ओसीएम। बट बच्चा एक साल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ना कंसेप्ट ही नहीं जानता कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट है क्या। यही तो एक सब्जेक्ट है जिसमें कॉमर्स का नाम आता है, आपकी जो स्ट्रीम है ना कॉमर्स यहीं पे आती है। लेकिन बच्चा वो सब्जेक्ट को बस पॉइंट्स याद करने के हिसाब से, एग्जाम में मार्क्स लेने के हिसाब से पढ़ लेता है। ओसीएम का मतलब उसने समझा ही नहीं। सब्जेक्ट खत्म कर दिया, 11वीं का एग्जाम हो गया, लेकिन फिर भी ओसीएम में सिर्फ इतना ही याद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अच्छा, उसके जगह पे मैं कुछ और लिख दूं, बच्चे को पूछूं कि ये 143 क्या है, बस मैंने लिखा तो उसके बाद खतरनाक रिएक्शन तो देखो स्टूडेंट का, एक स्माइल आ जाएगी, सर इसका मतलब ये होता है। अरे सर इसको शॉर्टकट में ये भी कहा जाता है। अरे सर बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, बैठो 2-4 घंटा लगेगा। सर आई का मतलब ये, और लव का मतलब तो सर बैठो मैं बताता हूँ। लैला थी, मजनू थी, रोमियो थे, रांझा थे। सर इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है सर, ये इसका ओरिजिन ना यहाँ से हुआ है सर, इसका जो पाइनियर है ना सर ये है, इसने ये डेवलप किया था। उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैंने अलग वर्ड लिख दिया ना। आपके करियर में जो आने वाला है ना ओसीएम, उसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया हिस्ट्री ज्योग्राफी कि वो कहाँ से आया, किसने इवॉल्व किया। लेकिन अगर मैं दूसरा जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है अगर वो लिख दूं तो फिर सोचो आप कितना कुछ डेफिनेशन देने लगते हो, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कौन है, क्या हुआ, किस ईयर में क्या हुआ, वैलेंटाइन डे क्या, सब कुछ बताना स्टार्ट करते हो। तो कार्टून लोग जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट रखते हो ना किसी चीज में, वैसे अपने करियर के सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट रखो, तो फिर सब्जेक्ट देखो पढ़ने में कितना मजा आता है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखो। चलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स तो अभी फिलहाल जाने दो, हम लोग अभी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करें। मैं फिलहाल आपको सिर्फ मैनेजमेंट समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं मैनेजमेंट का भी मतलब पूछूंगा ना तो मेरा स्टूडेंट अलग अलग मीनिंग बताता है। वो बोलता है सर कंट्रोल करना, सर मैनेज करना, सर संभालना, ये सब नहीं होता। एक बात आपको बता दूं कि मैनेजमेंट में ना आप फिजिकल थिंग की बात बिल्कुल नहीं करते हो। मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग से। आप संभालना, कंट्रोल करना जो बोलते हो ना, वो मशीनरी के बारे में बोलते हो। जैसे एयर कंडीशन है, रिमोट लिया चिल्ड कर दिया, हवा बदलनी थी बदल दिया, उसकी नहीं चल रही है जाके 1-2 लात मारा चालू हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। मशीनरी है, वो फिजिकल थिंग है। लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं काम कर रहा है, आपने जाके 1 लात मार दिया और रिएक्शन तो देखो, खतरनाक रिएक्शन आएगा, आपको 2-4 लात मारेगा, गिरा देगा। कभी कभी तो एम्प्लॉय ने मर्डर कर दिया बॉस का। ह्यूमन बीइंग सबसे डिफरेंट थिंग है, और ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग के बारे में आप मैनेजमेंट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको अच्छे से स्टडी करना, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना। आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आपका भी एक दिल है, दिमाग है, हर चीज का रिप्लेसमेंट है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कहीं पे भी नहीं है।
एक मशीन खराब हो गई, आप जाके दूसरी ले लो, सेम वही मॉडल मिलेगा। लेकिन एक बंदा आपके ऑफिस से चला गया, सेम वही बंदा नहीं मिलेगा। ऊपर वाले ने आपको एक डिफरेंट फेस दिया है, डिफरेंट आइडेंटिटी दिया है, और ये दुनिया में किसी का थंब इंप्रेशन आज तक मैच नहीं हुआ है। सोचो ऊपर वाले ने कितनी बड़ी क्रिएटिविटी मेंटेन किया है। तो आपका एक अलग लेवल है, आपकी एक अलग पहचान है, आप उसको समझो। ये जो मैनेजमेंट वर्ड है ना, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग से ही रिलेटेड है, फिजिकल थिंग की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और ह्यूमन बीइंग याद रखना बहुत सेंसिटिव है, ये सिर्फ एक ही तरीके से काम कर सकता है। आपका दिमाग के लिए ना अभी तक कोई मशीन नहीं बना कि आपके दिमाग में थोड़ा तेल डाल दिया आपकी फंक्शनिंग फास्ट हो गई, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बना है, वो है मोटिवेशन। सिर्फ मोटिवेशन, प्यार की भाषा, बहुत जल्दी समझ में आती है। मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि समझ लो एग्जांपल के फॉर्म में मैं किसी का नाम लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि मिस्टर हेमंत एक काम करना, एक क्लास में 4 बेंच है, जरा उठा के दूसरी क्लास में लेके जानी है। तो मिस्टर हेमंत बोलेगा कि सर ये 4 बेंच मुश्किल है सर, बहुत हैवी है, मैं नहीं लेके जा पाऊंगा, 3-4 और लड़के लोग को भेजो। उसके जगह पे अगर सपोज कोई लड़की आके बोल दे, समझ लो एक जूली करके लड़की आई, उसने बोला हेमंत ये 4 बेंच उस क्लास में शिफ्ट कर सकते हो क्या? अब यही हेमंत बोलेगा अरे जूली 4, मैं तो 8-10 बेंच लेके जाके अब भी रख देता हूँ, 2 मिनट के अंदर रख दूंगा। वही हेमंत है, मेरे बोलने पे उसका रिएक्शन अलग है, लेकिन अगर एक लड़की बोल देना रिएक्शन बदल गया। तो यार ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ना कैपेसिटी अनलिमिटेड है, आप कभी नहीं समझ सकते इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसको सिर्फ मोटिवेशन दो, अगर आपने मोटिवेशन दिया तो सोच लेना इसका इंस्पिरेशन किस लेवल तक चला जाता है, ये कोई भी काम कर सकता है। अगर आप अपनी फैमिली से मोटिवेटेड हो ना, आप रैंकर बन जाओगे। आप खास करके देखना, जो बेचारा पुअर फैमिली से होता है ना, वो रैंक लाने में बहुत एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिला उसकी फैमिली से। उसने अपनी फैमिली को देखा है कि उसकी फैमिली ने कितना स्ट्रगल किया है, और वो मोटिवेशन लेवल उसको बहुत आगे लेके चला जाता है। तो मैनेजमेंट का मतलब याद रखना, जो ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर टीम बैठती है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करती है। एक ही काम कराने के लिए अलग अलग तरीके से ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करो, आपका काम करके देगा। तो किसी ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये बहुत बड़ा आर्ट है किसी से अपना काम करा लेना। अगर आप किसी से भी, जैसे मुझे अपने जूनियर से किसी से काम कराना ना, मैं सिर्फ उसको मोटिवेट करता हूँ। एग्जाम्पल, अभी ऑफिस में मुझे काम कराना था, हमारा क्लेम चल रहा था, जिस रिपोर्ट रिलीज करी थी 11 करोड़ की, और काफी अनेक्शर थे, 1500 पेज तक अनेक्शर लिखना था। मैंने सिर्फ मोटिवेट किया, यार प्रशांत अपने को लिखना है यार, आज कुरियर कैसे भी भेजना है। उसके बाद ना अपन जाके ना पार्टी करेंगे, चाइनीज खाएंगे, चल शाम को देखो चाइनीज खिलाता हूँ। वो बोलेगा कि इरफान भाई चाइनीज के साथ ठंडा भी मिलेगा क्या? मैंने बोला चल देखो ठंडा भी आज पिलाऊंगा, लेकिन हो जाना चाहिए, आज अपने को कुरियर भेजना अर्जेंट है। ये सिर्फ एक ठंडा और एक चाइनीज हार्डली मेरे लिए कॉस्ट कितना करेगा, 100 रुपया, लेकिन उसके बेसिस पे मैंने 11 करोड़ की रिपोर्ट अर्जेंट बेसिस पे रिलीज करा ली। तो ये होता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। वही प्रशांत अगर मैं उसको फोर्स करता ना कि अब भी होना चाहिए, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देगा, मेरे घर पे कोई बीमारी में अर्जेंट जाना, मैं जा रहा हूँ, कल देखेंगे। लेकिन भाई इसको थोड़ा प्यार से मैंने मोटिवेट किया ना, वो काम करके दे दिया। तो ये होता है मोटिवेशन। तो मैनेजमेंट का मतलब याद रखना, इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, और मोटिवेशन के थ्रू। मुझे मेरे घर में भी अगर किसी से काम कराना है तो मैं प्यार से ही काम करा देता हूँ। आप कभी भी याद रखना, आपका कोई भी यंगर हो, फोर्स मत करना उसको, प्यार से काम करना। और आपको बता दूं कि थियरी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाना पड़ता है ताकि आपका बिहेवियर भी चेंज हो सके, यानी आप सीख सको कि एक नॉर्मल लाइफ में कैसे बिहेव करना है। ठीक है, ह्यूमैनिटी होती क्या है? आप ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमैनिटी मेंटेन करो, यानी आपसे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कोई ऐसे हार्श वर्ड यूज ना करो जिससे किसी का दिल दुखे। आप अगर किसी का दिल दुखवाते तो सोच के भी देखना कि आप भी ह्यूमन बीइंग हो। कोई आपको शाउट करेगा तो आपको कैसा फील होगा, कोई हार्श लैंग्वेज यूज करेगा, कोई गुस्सा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। इसके लिए कभी भी शाउटिंग करने से पहले, कभी भी चिल्लाने से पहले एक बार सोच लेना यार कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं कभी किसी को चिल्लाता नहीं, अगर मुझे बहुत गुस्सा भी आएगा ना, मैं वहां से चले जाऊंगा या उससे बात करना बंद कर दूंगा, कुछ दिन के बाद उससे बात करूंगा। लेकिन हाँ, मैं चिल्लाता नहीं, मैं शाउटिंग नहीं करता, बहुत कूल एंड काम पर्सन हूँ। तो आप भी याद रखना, कूल एंड काम बनना, ह्यूमन बीइंग के जैसे ही रहना। आप एनिमल नहीं हो। एनिमल और ह्यूमन बीइंग में बस इतना ही फर्क होता है कि एनिमल उसका कोई एम नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक एम होता है।
हमको वैसा बनाया गया है कि हम आगे तक की सोच सकते हैं, एनिमल कभी आगे तक की नहीं सोच सकते। तो आप अपनी ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना, ठीक है। चलो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब याद रखना जस्ट मोटिवेशन, या तो इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। आप दूसरे से काम करा लो। इसमें आपके आज टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो बात करते हैं प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल्स का मतलब सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल। ऐसा प्रिंसिपल की जनरल मीनिंग देखी जाए तो ये होता है आपका रूल्स, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रैक्टिस या गाइडलाइंस, आपका सिद्धांत, बराबर। आप सिद्धांत भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल्स आपके डिसिप्लिन भी बोल सकता हूँ बेसिकली, डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। कभी भी किसी से काम कराना होगा तो आपको रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ गाइडलाइंस, कुछ फंडामेंटल आपको रखना पड़ेगा। जैसा मैंने खुद का एक बाउंड्री लाइन बना के रखा है, मेरा प्रिंसिपल्स कि मैं किसी पे शाउट नहीं करता, मैं बड़े लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट देता हूँ, मैंने आज तक किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हर किसी का अपना एक प्रिंसिपल्स होता है, आप भी अपना एक प्रिंसिपल्स बना के रखो, एक रूल्स होना चाहिए। जैसे मैं किसी स्टूडेंट को पूछता हूँ कि चलो आपके लाइफ के 5 रूल्स बताओ, तो मेरा स्टूडेंट मुझे 5 रूल्स बताता है, जिसमें सबसे पहला बोलता है कि सर मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने बोला ये तो सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया में आज ऐसा कोई नहीं है जो झूठ नहीं बोलता, इंक्लूडिंग मैं डिनाई नहीं करता कि मैं झूठ बोलता हूँ, जहां जरूरत पड़ती है वहां झूठ बोलनी पड़ती है। इसमें क्यों मैं शर्मा, मेरा काम निकालना, मैं झूठ बोल देता हूँ। मैं बोल देता हूँ मेरे जूनियर को कि ठीक है यार ये काम हो जाना चाहिए, अगले वीक में एक ऑफ दे दूंगा, अगला वीक आने के बाद बोलूंगा सॉरी यार अभी काम ज्यादा है बाद में ऑफ दूंगा। झूठी तो बोला था। दो दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया, एक बात नहीं कर रहा, दूसरा भी बात नहीं कर रहा है, झूठ बोलना पड़ता है। एक दोस्त को जाके बोलूंगा अरे यार वो तेरे को कितना याद कर रहा है, कितना मिस कर रहा है, तेरी कितनी तारीफ करता है। इसको भी आके बोलूंगा अरे यार वो तेरे को कितना मिस करता है। झूठ बोला ताकि दोनों के बीच में रिलेशन सही हो जाए। कॉमन है, बोलना पड़ता है, अगर किसी के भलाई के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप बोल देना झूठ। तो मेरा स्टूडेंट बोलता मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं तो मानता ही नहीं। वो बोलता सर मैं बहुत डेडिकेटेड स्टडी के लिए, वो भी झूठ है। आप इतने डेडिकेटेड नहीं हो, डेडिकेटेड होगे तो रैंकर बन जाओगे। चलो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आप अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स सेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रिंसिपल्स होना चाहिए आपकी लाइफ में, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि मुझे घर पे कितने बजे आना है, मुझे घर से कितने बजे निकलना है। जैसा मेरा डिसिप्लिन है कि मैं 11 बजे के पहले रात को घर पे टच हो जाऊंगा। अगर मुझे बाहर खाना खा के आना है तो घर पे एडवांस बता दूंगा कि मैं बाहर खाना खा के आने वाला हूं। मेरा डिसिप्लिन है कि मैंने अपने एल्डर्स को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। मेरा कोई बड़ा भाई है या कोई भी मेरे घर में फैमिली में बड़ा मेंबर है, मैं उसको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। यानी अगर किसी ने चिल्लाना स्टार्ट किया सामने से, मैं कभी उसको रिवर्ट नहीं करता। आप भी लाइफ में याद रखना, अगर आपका कोई सीनियर या कोई बड़ा आदमी आपको शाउट करे, भले आपकी गलती नहीं है, सुन के ले लेना। नहीं सुन सकते हो वहां से हट जाना। जब बड़ा आदमी फायर करता है ना, आपका सीनियर या आपके घर पे कोई बड़ा आदमी, तो याद रखना वो अपनी पोजीशन के हिसाब से बोलता है। आपकी गलती नहीं भी है ना तो भी वो चिल्लाएगा, और उस टाइम पे अगर आपने रिवर्ट कर दिया तो ऐसा होता है कि आग में आपने घी डाल दिया है। उसकी सीनियरिटी को ऐसा हिट हो जाता है, उसको ऐसा लगेगा कि जूनियर आदमी यानी छोटा आदमी मुझे सिखा रहा है। तो आपकी भले गलती नहीं, आप वहां से हट जाओ। कुछ टाइम के बाद आके अगले दिन जाके उसको बोल दो कि ये मेरी गलती नहीं है, वो खुद सामने से सॉरी बोलेगा। अगर मैं सीनियर हूं, मैं किसी को चिल्ला रहा हूँ और जूनियर मुझे रिवर्ट करना स्टार्ट करेगा तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेम्पर खो चुका हूँ ना। अब मेरे सामने जूनियर बोलेगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं सीनियर होकर मेरे सामने बोल कैसे रहा है। तो कभी भी सीनियर आदमी कुछ बोले आप सुन के ले लेना, आपके फैमिली में भी या आपके कॉर्पोरेट लाइफ में भी, ठीक है। कुछ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है काम स्मूथली कराने के लिए। यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब याद रखना ना, आपकी फैमिली, ये आपकी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं आपकी फैमिली में, मदर फादर सिस्टर ब्रदर सब कुछ है। अपनी फैमिली को अगर स्मूथ चलाना है ना तो कुछ डिसिप्लिन होनी चाहिए। बिना डिसिप्लिन के फैमिली स्मूथ नहीं होती। और जिस फैमिली में डिसिप्लिन नहीं होती, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, एक रूल्स नहीं होता, वहां पे अलग अलग आवाजें आती है। दीवार की आवाज आएगी, बर्तन की आवाज आएगी, मारा मारी गाली गलौज होता है, क्योंकि आपने सेट नहीं किया है रूल्स कि कौन किससे कैसे कम्युनिकेट करेगा, किसको कितना रेस्पेक्ट देना है। आप अपनी फैमिली में बोल के रखो कि जूनियर मतलब सीनियर की बात मानेंगे। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो तो बाद में चुपचाप आके बैठना है, और बोल के रखो कि कोई भी गलती हो आप प्यार से अकेले ले जाके समझाना, सबके सामने मत चिल्लाना। अगर किसी की गलती हो, इवन मेरे घर में किसी छोटे बच्चे की भी गलती होगी तो मैं उसको सबके सामने नहीं मारता हूँ, उसको कमरे में लेके जाऊंगा, मारूंगा भी नहीं, दरवाजा बंद कर दूंगा, सिर्फ डरा के रखूंगा
कि आपने गलती किया है, मानते हो गलती किया है? वो बच्चा बोलेगा हाँ गलती हुई। मैं उसको बोलूंगा वापस से गलती करोगे? तो बोलेगा नहीं। फिर मैं उसको बोलूंगा कान पकड़ के उठी बैठी करो 2 बार। कान पकड़ के उठी बैठी करके रोएगा और गले मिल जाएगा मुझे, बोलेगा आइंदा नहीं होगा। ये मेरा मेथड है किसी को समझाने का। आप किसी के सामने शाउट मत करो, अगर किसी को चिल्लाना है उसको अलग ले जाके चिल्लाओ, ये एक मेथड। जैसे अगर मैं कभी बहुत ज्यादा ट्रबल में रहूंगा ना, तो मैं सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करूंगा कि मुझे बहुत टेंशन है। मैं अकेले जाके बैठ जाऊंगा कहीं 1-2 घंटे तक। आपको अगर कभी बहुत ज्यादा टेंशन है तो समंदर के किनारे जाके बैठ के रो लेना, जितना रोना है। आपका आंसू भी समंदर में गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही रोना अगर आपने घर में किया ना, तो आपके 4-5 मेंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक अकेले आदमी की वजह से इतने लोगों को तकलीफ मत देना। हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेले घर पे आया, खाना भी नहीं खाया हूँ, चादर ओढ़ के सो गया हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, मेरे घर वाले पूरे टेंशन में कि यार पता नहीं क्या हो गया। अरे आप ह्यूमन बीइंग हो, अपने वजह से दूसरे को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आपको टेंशन है ना, जाओ कहीं अकेले जाके बैठ जाओ, किसी दोस्त के साथ रो गा लो, वापस आ जाना। टाइम बीइंग के लिए प्रॉब्लम है आपके, बस और कुछ नहीं। तो याद रखना, अगर फैमिली को स्मूथली चलाना है तो डिसिप्लिन जरूरी है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्मूथली चलाना है तो डिसिप्लिन जरूरी है। आप अपने लाइफ में भी डिसिप्लिन सेट करो, कुछ रूल्स सेट करो, होने चाहिए, बहुत जरूरी है आपकी लाइफ का दायरा बनाने के लिए। ये मेरा लाइफ का दायरा है, मैं इसको एक्सीड कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट बस इतना ही याद रखना, थियरी पढ़ाने का पर्पस यही है कि मैं आपके कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के अप्रोच को टच कर सकूं, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ सकूं। और ये भी एक बात बता दूं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी में बस इतना ही फर्क होता है बिहेवियर का। एक अनपढ़ आदमी से 5 मिनट बात करके मैं बता दूंगा कि अनपढ़ है, क्योंकि वो वैसा बोलता है, अपने बारे में ओवरशाइन करना स्टार्ट कर देगा, कुछ भी बड़बड़ करेगा जो जरूरत नहीं है। आप जो हो वो हो, ओवरशाइन मत करो कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। बिल्कुल नहीं यार, जो आपकी है हकीकत वही रहने दो ना। एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हो सामने वाले को जो हुआ नहीं अभी तक? आप करोड़पति नहीं हो तो फ्यूचर का प्लान मत बताना कि आप करोड़पति बनने वाले। अरे आप जो हो वो हो। एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम बोलता है, और जब बोलता है बहुत सेंसिबल बोलता है, तो उससे लगता है कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी। उसके बिहेवियर में बहुत फर्क होता है अनपढ़ आदमी से, कभी भी देख लेना। यानी कि आप हमेशा याद रखना, आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ एक ही पर्पज है, घर वाले को एहसास दिलाओ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बढ़ते जा रहे हो, 11वीं 12वीं में आ गए हो, आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, घर वाले को लगे कि मेरा बच्चा कितना डिसिप्लिन है। ठीक है, चलो तब मैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैं थियरी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। फिलहाल अपने पास टाइम कम है, मैं सिर्फ आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ बता दूं। थियरी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि डिसिप्लिन, फंडामेंटल ट्रुथ। किसी ने डिफाइन किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ गाइडिंग रूल फॉर एक्शन। एक रूल है फॉर अ मैनेजरल एक्शन, कि मैनेजर को कैसे एक्शन लेना है, कैसे किसी से काम कराना है, उसके लिए एक रूल है ये, या एक डिसिप्लिन बोल सकता हूँ। मैं आपको चैप्टर पे लेके आ रहा हूँ। आपके चैप्टर का नाम, सबसे पहले सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें 8 टॉपिक है। फर्स्ट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कुछ लोग बैठे, कॉन्फ्रेंस चल रही है, सऊदी अरेबिया के लोग लग रहे हैं, चलो ठीक है कोई फर्क नहीं। मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान देना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। While achieving the goals, मैं just रीड करूंगा, नोट्स आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। कोई भी गोल अचीव करना हो, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक। आपकी टेक्निक अलग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरे जूनियर से काम कराना ना, मेरी टेक्निक सबसे अलग है। आपकी भी टेक्निक होगी, हो सकता है मुझसे सुपीरियर हो, लेकिन आपकी खुद की एक टेक्निक होनी चाहिए। एंड विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वही आपका प्रिंसिपल्स होता है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नथिंग बट द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर अचीविंग एनीथिंग। आप अपना गोल अचीव करने के लिए ना कोई भी एक गाइडलाइंस फॉलो, एक पाथ फॉलो करो जिससे आपका गोल अचीव हो सके सिस्टमैटिक मैनर में, उसी का नाम होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये फंडामेंटल ट्रुथ है। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक सच्चाई है, आप मेहनत करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये फंडामेंटल ट्रुथ है। ये एक रूल बन के रखा है पूरी दुनिया में कि कोई भी मेहनत करेगा तो ऊपर वाला उसको रिवॉर्ड देता है, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। which provides guidelines for decision making, एक ट्रुथ है जो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए। डेफिनेशन को याद कर लेना, मेमोरी में सेट कर लेना। हर्बर्ट ने डिफाइन किया कि गाइडिंग रूल और लॉ, ये एक रूल है या सिद्धांत है, लॉ है फॉर मैनेजरल एक्शन। और याद रखना हर लेवल पे फॉलो करना है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। ये एक ऐसी टेक्निक है
which are required to be followed at all levels, यानी कि वो टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर लेवल को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना। और ये यूनिवर्सली टेक्निक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, पूरे दुनिया में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में रूल चलता है, पूरे दुनिया में रूल चलता है। ह्यूमन बीइंग तो पूरे वर्ल्ड में ही है ना, आप जो रूल्स फॉलो करोगे पूरे वर्ल्ड वाले वैसे ही चल रहे, बराबर ना। मेहनत करना, पूरे दुनिया में लिखा है कि मेहनत करनी है, बिना मेहनत के आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। तो ये एक ऐसा ट्रुथ है विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब याद रखना, कोई भी सिस्टम या टेक्निक जो हेल्प करे आपको आपका गोल अचीव करने के लिए, उसका नाम होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो थियरी को कैसे मेमोराइज करना है मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पॉइंट रिवाइज होने चाहिए। आपके गवर्नमेंट बुक के पॉइंट है, मैं एक दो पॉइंट शफल करूंगा और अरेंज कर दूंगा। एक टेक्निक होती है कि एग्जाम टाइम पे कैसे आप रिकैप कर पाओ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें देखना सिर्फ 8 पॉइंट आपको याद रखना है। 8 पॉइंट का शॉर्टकट मैंने देके रखा है, पबजी और फेसबुक दोनों मिला दिया है, बस इसी में आपके 8 पॉइंट है। सबसे पहला दिया है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आपका जो पहला पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। हाँ, याद रखना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप करना है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा प्रिंसिपल्स डेवलप कर सकते हो। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, आप कभी भी देख लेना, बच्चे को फोर्सफुली आप पढ़ाना चाहोगे, वो फोर्सफुली ज्यादा आगे तक नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसको प्यार की भाषा समझाओगे, वो आगे बहुत आगे तक पढ़ेगा। आप भी याद रखना, खुद से इनिशिएट लेना कि हाँ मुझे आगे कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है। घर वाले हंटर लेके पीछे खड़े रहना, आप ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि डेवलप ग्रेजुअली थ्रू रिसर्च एंड आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये बेसिकली रिसर्च के थ्रू डेवलप किया प्रिंसिपल्स को, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। एंड सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। आप बच्चे के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लो कि अगर इस मेथड से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मेथड चेंज कर दो किसी दूसरे मेथड से। अगर प्यार से नहीं समझ रहे, कभी चॉकलेट ला के दो, कभी उसको गिफ्ट ला के दो, लेकिन हाँ उसका एक फेवरेट चीज होगा, अगर आप वो उसको ला के दोगे तो वो मोटिवेट होकर काम करेगा। मैनेजमेंट बार बार फोर्स कराओ कि इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। सिर्फ अपना काम कराना है और कुछ भी नहीं, आपका काम होना चाहिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल का मतलब पूरे वर्ल्ड में चलता है। जो भी आप प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो या पार्टनरशिप हो या जॉब कंपनी हो। ये सब छोड़ो, आपकी फैमिली पे भी एप्लीकेबल है। मैंने कहा ना कि डिसिप्लिन रूल आपके फैमिली को भी एप्लीकेबल है। छोटे लेवल की आपकी फैमिली है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आपका वर्ल्ड लेवल पे भी एप्लीकेबल है। तो आपकी कोई भी टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती है विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सल का मतलब होता है एंटायर वर्ल्ड को कवर करता है। ठीक है, हाँ बिहेवियरल इन नेचर, ये थोड़ा बिहेवियर के हिसाब से चेंज होता है, डिपेंड करता है कि हर एक का अलग अलग कैरेक्टर है, हर ह्यूमन बीइंग का अलग कैरेक्टर है, तो ये ज्यादा करके बिहेवियर से रिलेट करता है। अगर मैं बोलूं कि इंडिया वाले का अलग थोड़ा सा कैरेक्टर होगा, जापान वाले का अलग कैरेक्टर होगा, सबका अलग अलग कैरेक्टर है। सबसे डिसिप्लिन पर्सन आपको मिलेंगे जापानीज, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। आपने लास्ट वर्ल्ड कप देखा होगा फुटबॉल का, जापान की टीम हार गई थी सेमीफाइनल में शायद या क्वार्टर फाइनल में। हारने के बाद जितने जापान वाले फुटबॉल स्टेडियम में थे ना, सबने पूरे स्टेडियम को क्लीन किया, पूरा कचरा निकाला, इवन टॉयलेट भी साफ किया उन्होंने। उनको किसी ने बोला नहीं था, लेकिन उनकी डिसिप्लिन, उनको इतना गिल्ट फील हुआ कि यार हमारी टीम इतनी मेहनत करने के बाद हार गई, तो अपने आप को पनिशमेंट समझ के ना उन्होंने पूरे स्टेडियम को क्लीन किया। वो उनका डिसिप्लिन, तो उनका बिहेवियर अलग है। अपना इंडिया का बिहेवियर अलग है। अपने को कोई फर्क नहीं, अपन स्टेडियम में गया, मैच देखे हार गए तो गुस्से में एक दो कुर्सी भी तोड़ के आ गए, बोले साला अपनी टीम ही हार गई, मजा नहीं आया। जाते जाते किसी को मार के भी चले जाओगे, बोलोगे कुछ नहीं हुआ तो चलो झगड़ा तो करके जाते हैं। अपना कैरेक्टर ही अलग है। हर स्टेट का कैरेक्टर अलग होता है, हर रिलीजन का कैरेक्टर अलग होता है। तो मैंने देखा है कि यार सबका अलग अलग, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं रिलीजन के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ हर ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर अलग है। तो प्रिंसिपल्स ज्यादा करके बिहेवियर के हिसाब से। नेक्स्ट है आपकी जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मतलब आपको सिर्फ फॉलो करनी है, बेसिक गाइडलाइन जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरी बेसिक गाइडलाइंस है। बिना इसके आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। बिना मेहनत के आप चाहो कि सक्सेस अचीव कर लो, नहीं होगा। बिना डिसिप्लिन सेट किए अपने घर वाले को आप एकदम आराम से चला लोगे, ये बहुत मुश्किल है। आपको ये जनरल गाइडलाइन सेट करनी पड़ेगी, ये बेसिक गाइडलाइंस है, ये फर्स्ट आपका पॉइंट है। बिना प्रिंसिपल्स के, बिना प्रिंसिपल्स के आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हो। आप सिग्नल को क्रॉस कर दो, तुरंत आपको फाइन लग जाएगी, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाएगा, तो वहां पे भी रूल्स फॉलो करना है। एक गाड़ी भी ड्राइव करनी है तो रूल्स फॉलो करना है। तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है या जनरल गाइडलाइंस है।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखना आपके प्रिंसिपल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। आप एकदम रिजिड मत बन के रहना, फ्लेक्सिबल रहना। अगर मैंने बोल दिया कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए, आप एकदम डिसिप्लिन हो गए कि सर अब मेरे को 3 घंटा पढ़ाई करना, मैं सुबह 8 से 11 बजे तक पढ़ाई करूंगा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने टाइम सेट कर लिया सुबह 8 से 11, बस आप पढ़ने वाले हो, सर आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं एकदम डिसिप्लिन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 बजे कोई गेस्ट आया, टिंग टोंग बेल बजाया, आपने देखा गेस्ट धाड़ करके दरवाजा बंद कर दिया, बोला सॉरी 11 बजे के बाद मेरा पढ़ाई चल रहा है, मैं डिसिप्लिन में हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्त के हिसाब से प्रिंसिपल्स बदलता है, सिचुएशन के हिसाब से। घर पे कोई बीमार पड़ गया 8-9 बजे और आप हॉस्पिटल लेके जाना, आपने बोला सॉरी वेट करो 11 बजे के बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि मेरा डिसिप्लिन चल रहा है, मेरा पढ़ाई चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सिचुएशन चेंज करने के लिए आए तो आप चेंज करें। वर्कर से हर टाइम पे आप मोटिवेट करके काम करा लेते हो ठीक है, लेकिन कभी कभी उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी दो। अगर उसको जल्दी जाना है तो अल्लाह कर दो कि ठीक है जल्दी जा सकता है। तो हर जगह पे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो। इवन हॉस्पिटल में भी आपका रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। बिना फॉर्म भरे आपका एडमिशन नहीं होता। अगर कोई एक्सीडेंट का केस है या कोई मारामारी का केस है तो बिना पुलिस कंप्लेन के वो लोग नहीं एडमिट करते, क्योंकि कल को ब्लेम हॉस्पिटल के ऊपर आ जाएगा। तो वो भी बेचारे रूल्स फॉलो करते हैं, वो भी अपने दायरे में रह के ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का भी एडमिशन करने का नहीं, रूल्स हर जगह पे होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपके इंडिविजुअल लाइफ में रूल्स है। जस्ट 2 दिन पहले मैं मास्क लगाया था, लेकिन मैंने मास्क नीचे कर दिया था। मैंने नरीमन पॉइंट जा रहा था, मुझे पकड़ लिया एक आदमी ने, बोला आपने मास्क नीचे कर दिया, आपको 200 रुपया फाइन देना पड़ेगा। मेरा मूड पहले ही बहुत ऑफ था, उसको मैंने बहुत चिल्लाया। मैंने बोला मास्क नीचे मानता हूं मैं, लेकिन यार मैं विक्रोली से ट्रैवल कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके फिर उतर के 10 मिनट चल के मैं बस स्टॉप पे आऊं, तो मुझे कितना सफोकेशन होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी सांस अटक गई, मैं गिर जाऊंगा। इसके लिए मैंने मास्क नीचे किया यार। ये नहीं मैं मास्क लगा के रखूं मर जाऊं, ऐसा चलेगा क्या? बोलता नहीं फिर भी बीमारी फैला दोगे। तो मतलब क्या बीमारी फैला दो भाई, मेरी भी तो मजबूरी है, तू भी तो समझ। 200 रुपया देना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को शौक नहीं है कि मैं मास्क नीचे करके जानबूझ के चल रहा हूँ। यार सफोकेशन हो रहा है मेरे को, 1 घंटे से मैं मास्क ट्रेन में लगा के बैठा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और चलने के बाद इतना ज्यादा वो होता है कि यार जैसा लगता है सांस अटक गई, बाहर ही नहीं आ रही। इसके लिए मास्क नीचे करना पड़ता है। तो फिर उसने बोला ठीक है लेकिन आगे लगा करेंगे। बोला ठीक है यार लगा लूंगा, प्यार से समझाना, लगाऊंगा, मेरे को शौक नहीं मास्क निकालने का। लेकिन तू यार जबरदस्ती आके बोलता है कि नहीं 200 रुपया फाइन देना ही पड़ेगा। एक तो सुबह सुबह वैसी मूड ऑफ है, ऊपर से तू बोल रहा 200 रुपया फाइन, कहां से मैं 200 रुपया फाइन दूं, क्यों मैं 200 रुपया फाइन दूं? अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज किया, उसने बोला ठीक है लेकिन सर आप आगे मास्क लगाए। मतलब ठीक है लगा लूंगा। तो ये बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों जगह पे एप्लीकेबल। नेक्स्ट है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कॉज और उसका इफेक्ट। जैसा प्रिंसिपल्स एक कॉज और उसका इफेक्ट, आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, आप मेहनत करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कोई भी चीज, अगर मैं बोलता हूँ आपने थियरी में अच्छी मेहनत की आपको 90 मार्क्स मिलेगा, थियरी में मेहनत नहीं किया 85 मार्क्स मिलेगा, उसका इफेक्ट है। तो प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं फॉलो करोगे उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग। तो ये प्रिंसिपल्स के डिसिप्लिन है कि उसमें कॉज और इफेक्ट दोनों दिखे। लास्ट है आपका इक्वल इंपॉर्टेंस। हर प्रिंसिपल्स इक्वल इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई प्रिंसिपल को स्किप नहीं कर सकते। मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं। टोटल 14 प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्योल के, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और हर प्रिंसिपल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में जितने भी प्रिंसिपल्स है हर जगह पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बड़े लोगों को रेस्पेक्ट ही दोगे और छोटे लोगों को मारना स्टार्ट करो, ये नहीं है। बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देना, लेकिन छोटे लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव करना। तो हर प्रिंसिपल लाइफ में इक्वल इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी हर प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लिखा नहीं होता दीवार पे कि दारू पी के नहीं आना है, स्मोक नहीं करना है। सेल्फ डिसिप्लिन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आपकी सेल्फ डिसिप्लिन होती है। तो हर प्रिंसिपल्स लाइफ में इक्वली इंपॉर्टेंट। ब्रीफ में आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को याद रखना। आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जिसके पर मैंने अभी तक तो डिस्कस नहीं किया। मैनेजमेंट मैंने बता दिया कि एक मोटिवेशन है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग मोटिवेशन टू अचीव योर टारगेट। इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। दूसरे से अपना काम कराना, चाहे कैसे भी आपको काम कराना पड़े, लेकिन अपना काम कराना, वो है मैनेजमेंट। और सिर्फ ह्यूमन बीइंग से हम लोग डील करने वाले हैं। और आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, याद रखना आपका एक अलग लेवल है, आपकी एक अलग कैपेसिटी है। कोई जज नहीं कर सकता 20 जीबी 1 टेराबाइट 10 टेराबाइट आपकी कितनी कैपेसिटी है, कोई नहीं गेस कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार मेरी क्या कैपेसिटी है।
मैं भी एक जमाना था जब मानता था कि यार ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसका ही रैंक आएगा, एकदम मैं पीछे बैठा रहता था ये सोच के कि मेरा दिमाग तो ऊपर वाले ने बहुत कम दिया है। लेकिन जब मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया ना तो मैं रैंकर बन गया और मैंने सीए भी क्वालिफाइड कर लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि यार मेहनत सब कुछ होती है, दिमाग में कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत करो, दिमाग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है। तो अपने सब्जेक्ट को याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसमें सिर्फ मैनेजमेंट को फोकस करो कि मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स है। आपका एक दायरा होना चाहिए, अब उस दायरे में ही काम करना। अपनी फैमिली को याद रखना, जैसे फैमिली को स्मूथ चलाने के लिए कुछ रूल्स है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ चलाने के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको 8 पॉइंट याद करा दूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पॉइंट मेमोराइज करना, दिमाग में रखना। देखा जाए पॉइंट मेमोराइज कर पाओगे क्या नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट याद कराना चाहता हूँ ये 15 मिनट के वीडियो में। ये पबजी करके याद रखना है और फेसबुक। P फॉर याद रखना प्रैक्टिस, U फॉर याद रखना यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड B फॉर ऑफ कोर्स आपका बिहेवियरल है, G फॉर जनरल गाइडलाइंस है, F फॉर आपने देखा फ्लेक्सिबिलिटी, A फॉर आपने देखा एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एंड C फॉर आपने देखा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एंड लास्ट में E फॉर याद रखना इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो जब थियरी पढ़ो तो सिर्फ इतना देख लेना कि कोई शॉर्टकट, कोई की होना चाहिए जिसके थ्रू एग्जाम में आप पूरे पॉइंट को रिकैप कर सको। एंड मूवमेंट पे सिर्फ यही होता है ना कि आपने कितना याद रखा है। इंग्लिश तो सबको समझ में आती है, आप पढ़ लो पूरी बुक में लिखा है इंग्लिश, लेकिन याद करके दिखा दो मान जाऊंगा। और एंड मूवमेंट पे टोटल 500 पॉइंट आपको याद रखना है। उसी में 500 पॉइंट एग्जाम टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरे एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम पे 96 स्कोर किया उसी में आउट ऑफ 100। मैं सरप्राइज था यार कि क्या लेवल है उसका, कितना मेहनत किया रहेगा। 100 में से 96 निकालना थियरी में कितनी बड़ी बात है। उसकी मेमोरी किस लेवल पे वर्क कर रही होगी, उसने कितना पॉइंट कोड किया होगा एग्जाम में। जितना ज्यादा पॉइंट कोड करोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है, मैं हर लेक्चर में आपके साथ शॉर्टकट शेयर करूंगा और एंड मोमेंट में बता दूंगा कि पूरे 500 पॉइंट आपको एक साथ कैसे स्टोर करने हैं। मैं पूरे 500 पॉइंट याद करा के दे दूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों, तो बस इतना ही बताना था कि थियरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिर्फ मेमोरी बढ़ाने का। अकाउंट्स करो, मैं मना नहीं करता अकाउंट्स प्रैक्टिस ना करो, लेकिन उसके साथ चैलेंज भी फेस करो कि आपके दिमाग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये आपका एक चैलेंज होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं कि आपको शॉर्टकट में पॉइंट याद होने चाहिए। मैं जस्ट देख लो कि आप शॉर्टकट में पॉइंट याद कर पा रहे हो क्या नहीं। मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं। देखा जाए पबजी फेस, मैं एंड में आके लिख देता हूं कि आपका शॉर्टकट है यहाँ पे पबजी, जो नॉर्मली आप खेलते रहेंगे। मत खेलना, बहुत बेकार गेम है, मैंने आज तक देखा भी नहीं है। हाँ, फेसबुक चलाता हूँ कभी कभी। P for याद रखना practice, U for universal application, B for behavioral, G for general guidelines, F for flexibility, A for applicable to business non-business, C for cause and effect, and E for equal importance। तो आप एक क्वेश्चन एकदम आराम से याद कर सकते हो। हाँ, थियरी लिखने का अंदाज अलग होना चाहिए, जो मैं बताऊंगा थियरी कैसे कोड करनी है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थियरी पढ़ने का मकसद याद रखना, मेमोरी डेवलप करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। मैं अगले वीडियो में आपके साथ और भी कुछ शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।